नमस्कार मित्रों। आधुनिक हिंदी कथा लेखन के चर्चित एवं युवा कथाकार सुनील पवार की लिखी हुई कहानी सुनिए आखिरी कॉल। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ट्रिन 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 ट्रिन। अचानक बजी फ़ोन की घंटी ने सारे घर को सिर पर उठा लिया। हेलो, सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। मैं पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक खुरदुरी आवाज़ उभरी। जी कहिए, क्या सी ब्लॉक 13 आपकी प्रॉपर्टी है? जी हाँ, पर बात क्या है? उसकी भौहें सिकुड़ गईं। कौन रहता है यहाँ? क्या आपने ये बिल्डिंग किराए पर दी है? उसने फिर सवाल किया। नहीं, यहाँ तो मेरा दोस्त रहता है, पर बात क्या है इंस्पेक्टर? यहाँ एक लाश मिली है, उसने धीमे स्वर में कहा। जी, लाश? किसकी? उसकी आवाज़ हलक में ही दब गई। किसी 20-25 साल के युवक की है। आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाइए। उसने अपनी बात पूरी की और अपनी तरफ से फ़ोन काट दिया। सिद्धार्थ रिसीवर को कान से लगाए स्तब्ध बुत बना खड़ा रहा। विस्मय से उसकी आंखें फट गईं और माथे पर पसीने की मोटी मोटी बूंदें उभरने लगीं। कुछ दिन पूर्व तेज़ हवाओं के साथ बारिश फिर शुरू हो गई। हवा के वेग से खिड़की खुल गई, जिससे बाहर का नज़ारा और भी साफ नज़र आने लगा। प्रचंड हवा के झोंकों से घर के आगे लगे पेड़ धरती को चूमने का प्रयत्न कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी जड़ों को पनाह देने के लिए ज़मीन का शुक्रिया अदा कर रहे थे। आसमान से चमकती बिजली से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो इस खूबसूरत दृश्य की तस्वीरें खींचकर इस पल को कैद करना चाहती हो। अंधेरा गहराने लगा था और बिजली भी गुल हो चुकी थी। खिड़की से आती हल्की रोशनी से कमरे में सब कुछ साफ नज़र आ रहा था। 20-25 साल का एक तरुण खिड़की के पास खड़ा उस पल का भरपूर आनंद उठा रहा था और उसके दिमाग में न जाने कितनी कहानियाँ चल रही थीं। बारिश की हल्की बौछारें जब उसके चेहरे पर पड़ती तो उसकी मुस्कान किसी बच्चे की मानिंद खिल उठती। वो खिड़की से बाहर अपनी हथेलियों को निकालकर पानी की बूंदों से अटखेलियाँ कर रहा था और अपनी ही कल्पनाओं की दुनिया में पूरी तरह से लीन हो चुका था कि तभी टेबल पर रखे फ़ोन की घंटी घनघना उठी। हेलो, सनी बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक 13 से, उसने रिसीवर उठाकर कहा। सामने से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। हेलो, सनी बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक 13 से। कौन बात कर रहा है? उसने फिर से दोहराया। हेलो, आप सी ब्लॉक 13 से बोल रहे हैं? एक सुरीली जनाना आवाज़ उसके कानों में पड़ी। जी हाँ, आपको किससे बात करनी है? दरअसल मुझे कहीं और फ़ोन लगाना था, लगता है रॉन्ग नंबर लग गया है, माफ़ी चाहूँगी, उसने अटकते हुए कहा। कोई बात नहीं, आपका शुक्रिया। फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। वो युवक फिर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और बरसात का आनंद उठाने लगा। धीरे धीरे गहराते हुए अंधेरे की वजह से खिड़की के बाहर का नज़ारा धुंधलाने लगा। वो खिड़की से हटा और कुर्सी पर बैठ गया। अचानक फ़ोन की घंटी फिर बज उठी। हेलो, सनी बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक 13 से। हेलो, मैं उसकी आवाज़ हलक में ही अटक गई। आपने तो अभी कुछ देर पहले भी कॉल किया था ना? जी हाँ, वो दरअसल मुझे लगा कि, उसने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। कि क्या? वो कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। ओह शुक्रिया, पर इससे क्या? युवक ने हल्की मुस्कान बिखेरते हुए सवाल किया। वो मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। ओह, ये तो अच्छी बात है, पर आप क्या बात करेंगी मुझसे? वो हल्का सा हंस दिया। कुछ भी? ये भला क्या बात हुई? आपकी आवाज़ अच्छी है, आप कुछ भी बात कीजिएगा तो अच्छी ही लगेगी। ये बात है तो चलिए कीजिए बात, जो भी करनी है। जी, आपका नाम तो मैं जानती हूँ, उसने हल्की हंसी के साथ अपनी बात शुरू की। आप मेरा नाम जानती हैं? कैसे? उसके प्रश्न में आश्चर्य था। आपने ही तो बताया अभी अभी, सन्नी बोल रहा हूँ, सी ब्लॉक 13 से। वो हंस पड़ी। उसकी खनकदार हंसी ने उसके कानों में मिश्री घोल दी। वैसे आप करते क्या हैं? उसकी सुरीली आवाज़ ने एक और सवाल दाग दिया। वही
जो देश के 80% युवक करते हैं। अरे ऐसा क्या करते हैं आप? उसके स्वर में हैरत थी। काम की तलाश। ओहो, वो हंस पड़ी। जी बेरोज़गार हूँ पर बेकार नहीं हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि काम कुछ भी नहीं करता जिससे पैसे मिलते हों, और बेकार इसलिए नहीं कि कुछ करता नहीं हूँ। उसने घुमावदार प्रत्युत्तर दिया। पहेलियाँ बुझाना छोड़िए और साफ साफ बताइए। लिखता हूँ सारा दिन, एक नाकाबिल लेखक हूँ, छोटी छोटी कहानियाँ लिखता हूँ। अरे वाह, मुझे कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है। सच? मतलब कि मुझे एक पाठक मिल गई है। वो ज़ोर से हंस पड़ा। आपके साथ और कौन कौन रहता है? उसने बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाया। जी मेरे इस घर में एक बिस्तर, एक टेबल और मेरी डायरी, कलम के अलावा ये फ़ोन रहता है। मतलब आप अकेले रहते हैं? जी हाँ, ये घर भी मेरे दोस्त का है, उसी ने पनाह दी है मुझे। जब कभी मेरी किताब छपेगी और 4 पैसे आ जाएंगे तो अपना घर बना लूँगा। आमीन। आपकी तमन्ना जल्दी ही पूरी हो, ऐसी दुआ करेंगे हम। वैसे आप इंसान बहुत दिलचस्प हैं। ओह शुक्रिया। अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या मैं आपको कल कॉल कर सकती हूँ? एक और सवाल। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, मैं आपको कल शाम को कॉल करूँगी और आपकी लिखी एक कहानी आपकी ज़ुबानी सुनूंगी। अब के लिए शब ए खैर। मुझे पाठक चाहिए थी, लेकिन आप तो श्रोता निकली। फिर भी मुझे खुशी होगी, मैं आपके कॉल का इंतज़ार करूँगा, कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। घर में कोई घड़ी नहीं थी, सो समय का अंदाज़ा ढलते हुए सूरज और गहराते हुए अंधेरे से ही लगाया जा सकता था। बादलों के छोटे छोटे टुकड़े आपस में जुड़ने लगे थे और काली घटा को आकार देने लगे। दिन लगभग ढलने ही वाला था और खिड़की से आती हुई रोशनी भी आंखों से ओझल होने लगी थी। वो खिड़की से हटा और उसने कमरे की बत्ती जला दी। पूरा कमरा दूधिया रोशनी से स्नात हो गया। वो चुपचाप आकर कुर्सी पर बैठ गया और टेबल पर पड़े फ़ोन की तरफ देखने लगा। कमरे में छाया सन्नाटा बहुत भयानक था। ट्रिन 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 की आवाज़ ने सन्नी को भयंकर रूप से झकझोर दिया। उसने अपने आप को संभालते हुए रिसीवर उठाया और बोला, हेलो, सी ब्लॉक 13 से सन्नी बोल रहा हूँ। ओह हाय, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? वो हल्की सी हंसी के साथ बोली। वो आपके फ़ोन की घंटी की वजह से थोड़ा हड़बड़ा गया। कैसे हैं आप? क्या कर रहे थे अभी? जी थोड़ा बिज़ी था। बिज़ी किस में? आपके फ़ोन के इंतज़ार में। वो मुस्कुरा दिया। ओह आप भी ना, बातें बनाने में तो शायद ही कोई आपकी सानी रखता होगा। फिर भी माफ़ी चाहती हूँ जो आपसे इंतज़ार करवाया। उसने खनकदार हंसी के साथ जवाब दिया। चलिए शुरू कीजिए कोई कहानी, मैं बेसब्र हूँ आपकी ज़ुबान से सुनने के लिए, उसने शरारत भरे लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, मैं अपनी डायरी उठा लेता हूँ। हाँ तो शुरू करते हैं कहानी। कहानी का शीर्षक है आखिरी कॉल। कुछ देर खामोशी छाई रही। दोनों तरफ से कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हुई। माशा अल्लाह, आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं। सच कहूँ तो मैं आपकी आवाज़ और कहानी में इस कदर खो गई कि इसके अंत होने के बाद भी मुझे लगा जैसे आपको सुनती रहूं। अकस्मात ही उसके धीमे स्वर ने उन दोनों के दरमियान पसरी खामोशी को भंग कर दिया। शुक्रिया, वो महज इतना ही कह पाया। मुझे अफसोस है कि मैं आपसे पहले नहीं मिल पाई, पर अभी हम मिले ही कहाँ हैं। सब्र रखिए जनाब, कभी मिल भी जाएंगे। कब? उसका लहजा उत्सुकता से भरा हुआ था। जब आपकी किताब छपेगी तब। हम आपके ऑटोग्राफ के साथ आपकी किताब लेने आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमें हर रोज़ एक कहानी सुनानी पड़ेगी। अगर मंजूर हो तो बोलिए। वो फिर हंस दी। अरे क्यों नहीं, आपका शुक्रिया, मुझे खुशी होगी। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। अच्छा ठीक है, अब आप आराम कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। शब्बा खैर। फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। हर शाम एक नई कहानी के साथ अनवरत बातों का सिलसिला चलता रहा। ना चेहरा, ना आकार और ना ही कोई रूप था। अगर कुछ था तो वो थी आवाज़। वे बिना एक दूजे से मिले अपनी कल्पनाओं से ही एक दूसरे की छवि बुनने में लगे थे। वो दिन भर बस इंतज़ार ही करता रहता, और वो भी शाम होने का। हर रोज़ आने वाली वे फ़ोन कॉल्स उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी थी। एक शाम जब सन्नी कहानी सुनाने वाला था तो उससे पहले ही उसने एक सवाल पूछ लिया।
एक बात बताइए, हम इतने दिनों से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन आपने अब तक अपना नाम नहीं बताया मुझे। आपने पूछा ही नहीं। वो शरारती हंसी के साथ बोली। तो अब बता दीजिए। जी ज़रूर, मेरा नाम वाणी है। अरे वाह, आपका नाम तो आपकी आवाज़ की तरह वाकई बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। अच्छा, एक सवाल पूछे आपसे? वाणी ने औपचारिक होते हुए पूछा। आपका काम ही सवाल करना है, फिर परमिशन क्यों? वो हंस दिया। अच्छा ये बताइए, आपके शौक़ क्या हैं? वाणी ने मासूम सा सवाल किया। क्यों, क्या करेंगी जानकर? पहले बताइए तो सही। वाणी ने नटखट बच्ची की तरह जिद की। लिखने का, और क्या, सारा दिन लिखता रहता हूँ, इस उम्मीद में कि कभी किताब छपेगी और मेरा भी नाम होगा। अरे ज़रूर छपेगी, आप लिखते ही इतना अच्छा हैं। मैं आपके लिए एक डायरी और कलम खरीदूंगी। ये हमारी तरफ से आपके लिए शायद सबसे अच्छा तोहफा होगा। अरे सच? शुक्रिया, पर इसकी क्या ज़रूरत है? जब मैं आपसे मिलूंगी तब अपने हाथ से आपको ये तोहफा दूंगी। मुस्कुराते हुए उसने अपनी बात पूरी की। रात और गहरी होने लगी थी। बिजली भी कड़कने लगी थी और तेज़ हवाओं ने दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया था। मगर वे सारे जहाँ से बेखबर सिर्फ अपनी बातों में ही मसरूफ़ थे। कहानी पूरी होने के बाद भी उन दोनों के बीच काफ़ी समय तक बातें होती रहीं। शायद वे उस दिन बहुत आगे तक निकल जाना चाहते थे। भावनाओं का सागर पूरे उफान पर था और इन लहरों को रोकना किनारों के बस में तो बिल्कुल भी नहीं था। सन्नी कुछ देर चुप रहने के बाद सहसा बोल पड़ा। मैं आपके बारे में कुछ भी तो नहीं जानता। अगर मेरे दोस्त ने मुझे इस घर से निकाल दिया तो मैं आपसे बात कैसे करूँगा? कहाँ ढूंढूंगा आपको? पहली बार उसके स्वर में इतनी गंभीरता थी। जिस दिन आपकी डायरी की आखिरी कहानी सुनूंगी उसी दिन मैं आपसे मिलने भी आऊँगी और अपना नंबर भी दूंगी। बस इंतज़ार कीजिए उस दिन का। वाणी ने उसकी बेसब्री की आग को और हवा दे दी। पर आप तो कह रही थी कि किताब छपने पर मिलेगी। इंसानी स्वभाव है जनाब, बदलते वक्त थोड़ा ही लगता है। मैं भी आपसे मिलने को बेताब हूँ, मेरा यकीन कीजिए, उसने बेहद रूमानी अंदाज में कहा और फिर खिलखिलाकर हंस दी। सच? हाँ। तो फिर यकीन कीजिए, वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। वैसे भी अब तो कहानियाँ बची ही कितनी हैं। वो हल्का सा मुस्कुराया और डायरी बंद कर दी। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जिसका उन दोनों को बेसब्री से इंतज़ार था। उस आखिरी कहानी के साथ ही उनका हमेशा हमेशा का इंतज़ार भी ख़त्म होने वाला था। आज कल्पनाओं में सजा कर रखी वो छवि यथार्थ रूप लेने वाली थी। सन्नी सारी रात सो नहीं पाया। उसे पहले तो सुबह का और फिर शाम होने का इंतज़ार था। इश्क में इंतज़ार से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती, ये उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। वो खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर का नज़ारा देख रहा था। उसकी नज़रें डूबते हुए सूरज पर टिकी थीं। न जाने क्यों वो सूरज से ही गुजारिश कर रहा था कि वो जल्द से जल्द उसकी आंखों से ओझल हो जाए, पर वो था कि उसका मुंह चिढ़ाए किसी ढीठ बच्चे की तरह एक जगह ठहर गया था। सन्नी कमरे में चहलकदमी करने लगता था तो कभी बैठकर किताबें पढ़ने का बहाना करता, किंतु उसका मन था कि कहीं लगने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंधेरा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और काले बादलों ने चांद को अपनी आगोश में ले लिया। कड़कती बिजली और गरजते बादलों की आहट पर भी वो बार बार अपनी नज़र दरवाजे की तरफ दौड़ा देता, मगर हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। अरे, उसने आज नहीं कल मिलने को कहा था। अभी उसने आखिरी कहानी सुनी ही कहाँ है। तू भी पागल है। वो अपने माथे पर हाथ मारते हुए अपने आप को ही समझाने लगा। वो चुपचाप टेलीफोन के पास आकर बैठ गया और उसे एकटक देखता रहा। अब एक एक पल गुजारना उसके लिए 100 बरस के समान था। आधी रात गुजर चुकी थी। सनी फ़ोन के पास बैठा इंतज़ार कर रहा था, उस कॉल का जो हर शाम आता था। एक युग की प्रतीक्षा के बाद वो समय निकट आया भी और तेज़ी से निकल भी गया। जिस समय वाणी का कॉल आता था, किंतु उस रात उसका कॉल नहीं आया। हर रोज़ तो फ़ोन ठीक वक्त पर आ जाता है, किंतु आज इतनी देर कैसे हो गई? सब ठीक तो है ना? ऐसे सैकड़ों सवालों ने उसे घेर लिया। ना जाने कितनी बार वो अपना फ़ोन चेक कर चुका था कि कहीं फ़ोन तो ख़राब नहीं हो गया। जो जो वक्त बीत रहा था उसका सब्र भी टूटता जा रहा था। कॉल क्यों नहीं आया? क्या वाणी उससे मिलना नहीं चाहती? फ़ोन शाम को आने वाला था, लेकिन आधी रात बीत जाने के बाद भी क्यों नहीं आया?
उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं है? वो ऐसा कैसे कर सकती है? अपना किया हुआ वादा कैसे भूल सकती है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। ज़रूर कुछ हुआ होगा। शायद उसका फ़ोन खराब हो गया होगा, या कुछ और। वो अनेक प्रश्नों के भंवर जाल में फंस गया। रात भर जागने से उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, सिर चकराने लगा था और आंखों से अनवरत आंसू बहने लगे थे। ज्यों ज्यों रात आगे सरकने लगी, उसका धैर्य जवाब देने लगा। प्रत्येक दिन 24 घंटे का इंतज़ार भी उसे शताब्दियों का संताप लगता था, किंतु आज तो इंतज़ार की सारी हदें ही पार हो चुकी थीं। तुमने ऐसा क्यों किया वाणी? मुझसे मिलने के लिए आखिरी कहानी सुनना ही तुम्हारी अनिवार्य शर्त थी ना? फिर मुझसे मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रही हो? देखो देखो, मैं कब से तैयार बैठा हूँ अपनी डायरी लेकर। तुम कहाँ हो वाणी? अच्छा ठीक है, तुम मुझसे मत मिलना, लेकिन एक बार कॉल करके मुझसे बात तो करो। मुझे तुम पर यकीन है, तुम अपना वादा निभाओगी। तुम कॉल ज़रूर करोगी। मैं इंतज़ार करूँगा वाणी, मैं इंतज़ार करूँगा। वो फफक पड़ा, उसकी आंखें बरस पड़ीं और हृदय अत्यंत उद्वेलित हो उठा। सीने में कैद उसका दिल स्प्रिंग की तरह उछलने लगा। नज़रें बिजली की रफ्तार से भी तीव्र दौड़ने लगीं। उसका सिर दर्द से फटने लगा। उसे कमरे में रखी हर चीज़ ग्रहों की भांति घूमती हुई नजर आने लगी। उस भयानक तूफानी रात में वो खुद के भीतर एक तूफान दबाकर बैठा था। तूफानी हवा के प्रहारों से खिड़कियों के पल्ले दीवारों से टकराने लगे। हवाओं की साएं साएं की आवाज़ें चीत्कारों सी प्रतीत होने लगीं। पेड़ों के पत्तों, बारिश की बूंदों, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली कौंध ने वातावरण में भयानक कोलाहल मचा रखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब मिलकर पृथ्वी पर आने वाली प्रलय के संकेत दे रहे हों। सनी अपनी भीगी आंखों और लड़खड़ाते कदमों से चलते हुए आगे बढ़ने लगा। उसके भीतर अब कुछ भी शेष नहीं था। उसने अपना सिर पकड़ लिया और टेबल के पास लगी अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसका शरीर कांपने लगा, आंखों में लहू उतर आया और हृदय फट पड़ा। उसके दर्द की इंतहा क्या थी, ये केवल वही जानता था। उसने खुद को संयमित करने का प्रयास किया। उसे आभास हो चुका था कि अब ना वाणी आएगी और ना ही उसका कॉल। उसकी प्रतीक्षा करना व्यर्थ था। उसके कानों में वाणी की खनखनाती हंसी गूंजने लगी। उसके चारों ओर फ़ोन की घंटियां बजने लगीं। वो अविलंब फ़ोन का रिसीवर उठाता, किंतु उसे वाणी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। उसके कानों में निरंतर वाणी की हंसी, उसकी बातें और घनघनाती हुई फ़ोन की घंटियां गूंजने लगीं। उसने अपने कानों को हथेलियों से कसकर ढक लिया और चिल्लाने लगा, तुम कहाँ हो वाणी? तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो मासूम बच्चे की भांति फूट फूट कर रोने लगा। कुछ क्षणों तक वो अपने कानों को ढककर टेबल में सिर छिपाकर व्याकुल और विचलित मन से सिसकता रहा। रात्रि अपने अंतिम प्रहर में प्रवेश कर चुकी थी। तूफान की गति में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी। प्रकृति ने कमरे के बाहर और मन के भीतर कोहराम मचा रखा था। सनी ने धीरे धीरे टेबल में धंसा अपना सिर ऊपर उठाया और अपने आंसू पोंछने लगा। वो खुद को दिलासा देता हुआ बोल पड़ा, तुम अपना वादा नहीं निभा सकी तो कोई बात नहीं वाणी, किंतु मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। मैं ये आखिरी कहानी सुनाकर अपना वादा पूरा करूंगा। तुम मिलो या ना मिलो, पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा वाणी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। उसने टेबल पर रखी डायरी को अपनी ओर खिसकाया और आखिरी कहानी पढ़ने लगा। उसे लग रहा था जैसे वाणी उसके सामने बैठी है। वो अपनी कल्पना शक्ति से उसकी मानवीय छवि बुन चुका था। वाणी सामने की कुर्सी पर बैठी सन्नी को देख रही थी। उसके अधरों पर हल्की और प्यारी सी मुस्कान तैर रही थी। वो उसके द्वारा बोले गए एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुन रही थी। वो पढ़ता गया और सिर्फ पढ़ता गया। वाणी उसकी आवाज़ पर मंत्रमुग्ध हो गई। कभी उसकी आंखें बंद हो जाती तो कभी होंठ खिल उठते। वो सनी के चेहरे पर दृष्टिपात करती और एक प्रणयनी मुस्कान छोड़ देती। सनी बहते हुए आंसू और रुंधे हुए गले के अवरोध के पश्चात भी निरंतर बोलता रहा। वो बार बार अपनी आंखें मिचमिचाता रहा और भीगी आंखों को आस्तीन से पोंछकर पन्ने पलटता रहा। उसकी आंखें बंद होने लगीं। उसे सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। वो बहुत मुश्किल से पढ़ पा रहा था, फिर भी उसने अपने आप को रुकने नहीं दिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी आखिरी कहानी डायरी के पन्नों में दबी रह जाए। उसे अपना वादा पूरा करना था, वो वादा जो उसने एक अनजान चेहरे और परिचित आवाज़ से किया था। वो वादा जिसे वो अधूरा छोड़कर वाणी पर कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता था। वो वादा जिसे पूरा किया जाना जरूरी था।
वाणी से मुलाकात के लिए। उस वादे को अंजाम तक लाना ही उसका मकसद था जिसके लिए वो पढ़ रहा था। वो पढ़ता गया और पढ़ता गया। उसकी आंखें रक्त से भी ज़्यादा लाल हो गईं, जैसे सारे शरीर का लहू उसकी आंखों में उतर आया। उसका शरीर सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। उसकी दृष्टि बाधित हो गई और उसे पढ़ने में परेशानी होने लगी। उसके सिर में हथौड़े की चोट सी लगने लगी। वो दर्द से कराहने लगा। उसने अपना सिर पकड़ लिया, किंतु फिर भी वो नहीं रुका। वो तमाम बाधाओं को पार करता हुआ अंततः कहानी की अंतिम पंक्ति में पहुंच ही गया। उसने अंतिम पंक्ति को पढ़ने से पूर्व अपना चेहरा ऊपर उठाकर वाणी की तरफ देखा। वो अब भी अधरों पर मुस्कान धरे उसकी आवाज़ पर मंत्रमुग्ध होकर उसे निहार रही थी। सनी ने वाणी के चेहरे पर दृष्टिपात किया और हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो उसकी आंखों में देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे जी भरकर देखना चाहता था। कुछ क्षणों के लिए कमरे में मृत खामोशी छा गई। वे दोनों एक दूसरे को निहारने लगे। सनी की अवस्था बहुत ही विचित्र नजर आ रही थी। उसकी आंखें बरस रही थीं, किंतु लब मुस्कुरा रहे थे। वेदना और आनंद का मिश्रण उनके मुखमंडलों पर दृष्टिगोचर हो रहा था। आखिरी कहानी की आखिरी पंक्ति अभी भी शेष थी। सनी ने वाणी से नज़रें हटाकर पुनः अपनी डायरी में धंसा दी और फिर एक निश्चल मुस्कान के साथ उस अंतिम पंक्ति को पढ़ने लगा। हो सके तो कभी मिलने आना वाणी, फिलहाल के लिए अलविदा। वो वाणी को देखकर मुस्कुराया। उसकी गर्दन पेड़ से गिरे फल की तरह एक तरफ लुढ़क गई और वो कुर्सी से गिर पड़ा। और इस प्रकार उसने अपने साथ साथ उस अनजान मोहब्बत का भी अंत कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम ने अपनी कोहनियों को टेबल पर टिकाकर दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में कैंची की तरह फंसा लिया और कलाइयों से बने पिरामिड पर अपनी ठोड़ी को टिकाकर सामने बैठे सिद्धार्थ को टकटकी लगाए देखता रहा। सिद्धार्थ दुखी मन से गर्दन झुकाए शून्य में झांक रहा था। उसके मुख पर कई भाव एक साथ दृष्टिगोचर हो रहे थे। उसे सनी की मौत का जितना दुख था उतना ही आश्चर्य भी। ये सब कैसे हुआ वो कुछ समझ ही नहीं पाया। एक लंबे मौन के बाद विक्रम ने अपना गला खखाकर वहाँ पसरे सन्नाटे को झकझोर दिया। कितने समय से रह रहा था आपका दोस्त यहाँ? इंस्पेक्टर विक्रम ने उसे विस्मय से देखते हुए सवाल किया। 2 साल से, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। वो यहाँ क्यों रहता था? विक्रम ने फिर सवाल किया। कुछ देर चुप रहने के बाद सिद्धार्थ ने उत्तर दिया। वो कोई किताब लिख रहा था। उसे एकांत जगह चाहिए थी और इससे बेहतर उसके लिए कोई जगह नहीं थी। उसकी मौत तनाव की वजह से हुई है। हमें उसके कमरे से एक डायरी मिली है जिससे साफ जाहिर है कि वो किसी लड़की से फ़ोन पर बात करता था और उस लड़की ने उसे मिलने का वादा भी किया था, लेकिन वो मिलने नहीं आई। ये दर्द सनी झेल नहीं पाया। उसने तनाव की वजह से खाना पीना सोना सब छोड़ दिया और इसी कारण उसकी मौत हो गई। वैसे फ़िलहाल तो हम उस डायरी को सुसाइड नोट ही मान रहे हैं। फिर भी आप फिक्र मत कीजिए, हम उस नंबर की डिटेल्स निकालकर उस लड़की का भी जल्दी ही पता लगा लेंगे। इंस्पेक्टर विक्रम ने उसे आश्वासन दिया। यकीन नहीं होता तो ऐसा भी हो सकता है, सिद्धार्थ ने शून्य में झांकते हुए कहा। कैसा हो सकता है? इंस्पेक्टर ने उत्सुकता से पूछा। सनी सच कहता था कि वो अपनी कहानियों को पागलपन की हद तक प्यार करता है, पर यकीन नहीं होता कि वो कहानियों को जी भी रहा था। सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस छोड़ी। क्या मतलब? क्या आप इस मामले में कुछ जानते हैं? इंस्पेक्टर ने कौतूहल से सवाल किया। हाँ, जानता हूँ। क्या क्या जानते हैं आप? सिर्फ इतना कि इस घर के टेलीफोन कनेक्शन को कटे 6 साल हो चुके हैं। उसने अपनी जांघ पर हथेली से प्रहार किया और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इंस्पेक्टर अपनी चेयर पर बैठा फटी आंखों से उसे जाते हुए देखता रहा। अभी आप सुन रहे थे युवा कथाकार सुनील पंवार जी की लिखी हुई कहानी आखिरी कॉल। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।